हेलो फ्रेंड्स। हाय, कैसे हैं आप लोग। टैक्स रिटर्न, राइट टाइम टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22। हाँ फ्रेंड्स, आज हम आपको एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या कहें तो अपना व्यू बताने वाले हैं कि क्या या कौन सा समय होगा जब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है असेसमेंट ईयर 2021-22 मीन्स फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हाँ, ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द वेरियस, कई तरह के टैक्स पेयर होते हैं जिनको इनकम टैक्स में डिफाइन किया गया है। एक इंडिविजुअल, HUF, फॉर्म, LLP, कंपनी, ट्रस्ट, AOP, BOI, ये इस तरह से। तो हमारे पास दो ड्यू डेट्स होती हैं। एक तो होती है जिनको ऑडिट कराना हो, ऑडिट मतलब टैक्स ऑडिट। इसके लिए हम आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करेंगे अगर आप कमेंट में बताएंगे कि हाँ मुझे टैक्स ऑडिट के बारे में जानना है। तो हाँ फ्रेंड्स, अगर जिनको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, मतलब टैक्स ऑडिट जिनको एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए ड्यू डेट होती है 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर। और जिनको टैक्स ऑडिट करना होता है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का टैक्स ऑडिट किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू कराना होता है, तो उसके लिए ड्यू डेट्स होती है 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। ठीक, तो आपको ये दो ड्यू डेट्स ध्यान रखना है। डिपेंड करता है आप टैक्स ऑडिट की लिमिट में आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये जो ड्यू डेट्स हमने पढ़ा फ्रेंड्स, देखा, समझा, ये होता है अगर आपको गवर्नमेंट ने किसी तरीके का एक्सटेंड नहीं करता, ये टाइम लिमिट अगर एक्सटेंड नहीं करती गवर्नमेंट, तो ये नॉर्मल केस में हर साल का ड्यू डेट यही होता है 31 जुलाई। नॉन एप्लीकेबल ऑफ द टैक्स ऑडिट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट 30 सितंबर। तो अगर गवर्नमेंट एक्सटेंड नहीं करती तो ये नॉर्मल टाइम लिमिट है, अगर एक्सटेंड करती है तो सम टू एक्सटेंड डेट। अब जो भी आप इनकम अर्न किए हैं 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक, इस पीरियड में जितनी भी इनकम आपने अर्न किए हैं उसका रिटर्न आपको फाइल कराना होता है। डिपेंड्स ऑन योर लिमिट। हम अभी नॉर्मल हर जगह लेंगे कि आप टैक्स ऑडिट की लिमिट में नहीं आते तो 31 जुलाई है। ठीक है, तो हमारा व्यू ये है फ्रेंड्स कि आपको इस साल मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और असेसमेंट ईयर 2021-22 का रिटर्न आफ्टर 15 जून 2021 के बाद ही भरना चाहिए, उसके पहले नहीं भरना चाहिए। क्यों? इसके कई सारे रीजंस हैं। वो रीजंस हम वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो रीजंस क्या है? व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वायर्ड टू बाय इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये चीज़। दूसरा, आपका इनकम टैक्स रिटर्न, आपके पेन नंबर पे आपका 26 AS में क्या इनकम दिख रही है, फॉर्म 16 आपको मिल गया नहीं मिल गया, आपका फॉर्म 16A मिला नहीं मिला, ये सब चीज़ें। और फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट बी बिफोर द रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट बी फाइल्ड बिफोर 15 जून। इसके पहले हमें 15 जून से पहले रिटर्न क्यों नहीं फाइल करना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का? तो ये है, इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि कई सारे फॉर्म्स रिटर्न्स भरने होते हैं किसी भी एंटिटी को जहां से आपकी इनकम जनरेट होती है। सपोज कीजिए अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, तो सैलरीड पर्सन है और या फिर बिजनेस इनकम है या फिर आपने इन्वेस्टमेंट से कहीं अर्न किया है इनकम, तो उन सब केस के लिए आपको किसी भी एंटिटी या एसोसिएशन या फिर
कंपनी के लिए कई सारे रिटर्न भरने होते हैं। तो एक होता है फॉर्म 26AS। फॉर्म 26AS क्या होता है? फॉर्म 26AS एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट होता है। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट मतलब इकट्ठा जिस जिस सोर्स से आपकी इनकम जनरेट हुई है वहाँ पे पूरी डिटेल होती है कि आपका TDS कितना कटा है, आपका TCS कितना कटा है, आपका एडवांस टैक्स आपने कितना जमा किया है, इन सब के डिटेल। आज की डेट में तो वो वहाँ पे GST, अगर आपके पास GST का रजिस्ट्रेशन है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, तो उसका भी डिटेल आता है। क्या आप GSTR 1 में, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था, इन GST में कौन कौन से रिटर्न फाइल करने होते हैं, तो वो जो रिटर्न आप फाइल करते हैं ना, उनकी भी डिटेल आपको 26AS में आज की डेट में आने लगी है। और वो वही डिटेल आती है जो GSTR में आपने फाइल किया है। ठीक, तो अब आता है ये 26AS। 26AS कुछ नहीं होता, एनुअल इंफॉर्मेशन ऑफ रिटर्न होता है। एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न होता है जिसमें कि कई सोर्स की, जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा है जो कि लॉटरी खेलता है, अगर लॉटरी से उसको कोई इनकम होती है तो उस पर TDS डिडक्ट हो जाता है 30% के रेट से। 30% जो भी TDS डिडक्ट हो गया उसके पेन नंबर के अंतर्गत आपको डिपॉजिट हो जाता है आपके पेन में। तो फिर आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं। अगर आपका इनकम कम है टैक्स से, टैक्सेबल लिमिट से, तो आपको रिफंड मिल जाता है। अगर एक्सेस है तो आपको टैक्स लग जाता है। ठीक, तो इस तरह से कई सारे जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी फॉर्म्स होते हैं TDS के, इनको फाइल करने का एक टाइम पीरियड होता है। जैसे कि वो टाइम पीरियड है 31 मई को एक स्टेटमेंट फाइल करके हर कंपनी, हर एंटिटी जो TDS जिस बंदे का डिडक्ट करती है वो डिपॉजिट करती है और अपना स्टेटमेंट फाइल करती है, जो कि हमारे 26AS में शो होता है। ठीक, तो TDS डिटेल्स ऑफ द टैक्स पेयर इनकम बेस्ड अपलोड बाय द डिडक्टर। डिडक्टर मतलब कंपनी। जैसे सपोज कीजिए मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ और UPL एक कंपनी है जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। तो UPL कंपनी हमें सैलरी देती है। अब उस सैलरी से वो क्या उस सैलरी पे सपोज कीजिए मेरी सैलरी 10 लाख है, 10 लाख, तो अगर 2.5 लाख तो हमारा कुछ नहीं है, उसके ऊपर जो भी टैक्स लाइबिलिटीज़ बनता है वो डिडक्ट करके मेरे पेन के अंतर्गत स्टेटमेंट फाइल कर देती है। उसके बारे में हम आगे डिटेल करेंगे। ठीक, फिर आगे आते हैं टैक्स एट सोर्स। टैक्स एट सोर्स हर डिडक्टी का TDS डिडक्टर डिडक्ट करके टाइम पीरियड में उस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करता है। डिपॉजिटेड टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। ये टाइम लिमिट भी बहुत सारी हैं। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो कैसा लगा और आप लोग इन सब का TDS का टाइम लिमिट, TDS की एप्लीकेबिलिटी, TDS के ड्यू डेट्स जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। अब आगे आता है कि डिडक्टर को कौन कौन से स्टेटमेंट फाइल करने होते हैं। डिडक्टर को कई सारे स्टेटमेंट फाइल करने होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा फॉर्म 26Q, फॉर्म 26Q, फॉर्म 24Q, 27Q, 27EQ। इस तरह से कई सारे फॉर्म्स डिडक्टर को फाइल करने होते हैं एक प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर। अब आता है एक फॉर्म 16। फॉर्म 16 होता क्या है? फॉर्म 16 होता है डिटेल ऑफ द सैलरी। सपोज कीजिए एक सैलरीड एम्प्लॉयड पर्सन है जो कि सैलरी अर्न करता है। अब ये फॉर्म 16 में उसकी पूरे साल की सैलरी कितनी कंपनी ने उसे प्रोवाइड की है, कितना TDS कटा है, क्या क्या हेड में उसको इनकम हुई है, क्या क्या हेड से उसको डिडक्शन मिला है, इन सब का पूरा एक सर्टिफिकेट होता है जो कि आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है। एम्प्लॉयर मतलब कि आपका कंपनी जहां पे आप जॉब करते हैं, आपका ऑनर। ओके, इसी तरह से फॉर्म 16A होता है। फॉर्म 16A होता है अदर देन सैलरी। सैलरी को छोड़ के सैलरी का डिडक्शन होता है 192 में, 192 सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत। उसको छोड़ के इसके अलावा जिसका भी TDS डिडक्ट होता है वो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करता है। उस सर्टिफिकेट का नाम होता है फॉर्म
नंबर 16A, फॉर्म 16A। अब टीडीएस के रिटर्न भी जाते हैं। टीडीएस के रिटर्न के लिए फॉर्म 24Q जाता है। 24Q कौन कौन भरता है? 24Q हर कोई नहीं भरता, वही बंदा भरता, प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉइयों को। वो अपने एम्प्लॉय का सैलरी प्रोवाइड करता है और सैलरी पेड करता है, उस पर टीडीएस डिडक्ट करता है, तो उसका डिटेल भरता है क्वार्टरली बेसिस पे, हर क्वार्टर में। क्वार्टर मतलब फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून, सेकेंड क्वार्टर जुलाई टू सितंबर, थर्ड क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर और सो ऑन। इस तरह से क्वार्टर होते हैं। तो हर क्वार्टर में उसको टाइमली रिटर्न फाइल करना होता है टीडीएस का, जिसमें जो कि फॉर्म नंबर 24Q में जाता है। ओके, अब आगे हम आते हैं कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होते हैं। जैसे कि 24Q फॉर्म जाता है, इसमें एनेक्सर होते हैं, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2। तो एनेक्सर 1 तो हर क्वार्टर में जाता है, जिसमें डिटेल होता है एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर, एम्प्लॉय नेम, पेन नंबर एम्प्लॉय, डेट ऑफ पेमेंट आर क्रेडिटेड। डेट ऑफ पेमेंट आर क्रेडिटेड मतलब कि जो सैलरी हमने पेमेंट किया है, सैलरी पे किया है एम्प्लॉय को, उस डेट का पेमेंट डेट या क्रेडिट डेट, उस पे टीडीएस कौन से एक्ट में कट रहा है, कौन से सेक्शन में आ रहा है, टीडीएस अमाउंट क्या है, उस पे अमाउंट कब कलेक्ट किया या कब पे किया, उस पे एजुकेशन सेस कितना है, इसकी डिटेल जाती है। और एनेक्सर 2 जो है, एनेक्सर 2 ओनली फोर्थ क्वार्टर में आती है, फोर्थ क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिसमें आपका पूरे साल में एक्यूमुलेटेड कितनी इनकम, मीन्स कितने सैलरी, कौन कौन से इनकम से आपको हुआ, आपके डिडक्शंस क्या हैं, आपके बाकी, हाँ डिडक्शन, जैसे मैं देखा होगा आपने हर बार डिडक्शन वर्ड आ रहा होगा। तो डिडक्शन से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम डिडक्शन से रिलेटेड भी एक सेपरेट वीडियो अपलोड करेंगे। नेक्स्ट होता है टीडीएस फॉर्म 26Q। 26Q ये वो फॉर्म होता है जो कि अदर देन सैलरी होता है। सैलरी को छोड़ के अगर आपका कोई अदर इनकम होती है, उस पे डिडक्शन होता है। इसके लिए सेक्शंस होते हैं 193 से 194 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसमें जाता है, जैसे मान लीजिए आपको डिविडेंड इनकम हो रही है, आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी होता है। जैसे आपने सुना होगा कई बार, अरे एफडी हमने किया है, एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट किया है बैंक में, बैंक हमारा टीडीएस काट ले। कई लोग हैं आपके, अपने मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर किसी के नाम से सुना होगा। तो ये कुछ नहीं होता। क्या होता है, एक लिमिट के अंतर्गत, लिमिट से ऊपर अगर बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट पे ब्याज देती है, ब्याज मतलब इंटरेस्ट देती है, तो उस पर टीडीएस काटती है। टीडीएस काटने के बाद वो गवर्नमेंट को जमा कराती है एक प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में। तो उसको जमा करने के बाद वो एक क्वार्टरली स्टेटमेंट भी फाइल करती है, और क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करने के बाद आपके पेन में उस अमाउंट को डिपॉजिट कर दिया है, जो कि आपके 26 ईयर्स में शो होता है। ये 26 ईयर्स जो हमने बताया आपको, वहाँ शो होता है। फिर आप किसी भी कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर एडवोकेट, किसी के पास, एक टैक्स कंसल्टेंट के पास जाके उस इनकम टैक्स रिटर्न, उस टीडीएस डिडक्ट हुए पेमेंट को रिटर्न फाइल करके वापस भी ले सकते हैं। और वहाँ से बैंक से आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म 16A, जो कि एक सर्टिफिकेट होगा, प्रूफ होगा कि आपका इतना अमाउंट इंटरेस्ट दिया गया है और इतना टीडीएस कटा हुआ है, जो कि आपके 26 ईयर्स में शो होगा। और आपके फॉर्म 16A में डिटेल उसकी प्रोवाइड की जाएगी। इसी तरह से आता है फॉर्म नंबर 27Q। फॉर्म नंबर 27Q क्या होता है? फॉर्म नंबर 27Q कुछ नहीं होता अदर देन सैलरीड एंड नॉन रेसिडेंस। नॉन रेसिडेंस और सैलरी को छोड़ के जो एनआरआई और फॉरेनर का हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं, उसको सेक्शन 200 सब सेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत डिडक्ट करते हैं।
और उसको डिपॉजिट करते हैं क्वार्टरली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब ये एडिशनल इनकम होती है, ये टीडीएस ऑन द सच अदर इनकम, जैसे किसी को बोनस दिया, किसी नॉन रेसिडेंस मतलब एनआरआई मतलब नॉन रेसिडेंस, मतलब कि कोई भी बंदा जो कि आउटसाइड इंडिया के अलावा किसी अदर कंट्री में रहता है और इंडिया में इनकम अर्न कर रहा है। वो इनकम किसी भी फॉर्म में हो सकता है इंडियन किसी कंपनी को, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को, किसी फर्म को, किसी सोसाइटी को, किसी ओपी को, बीओआई को उसने लोन दिया हो। अब लोन पे वो क्या इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो इंटरेस्ट जब यहाँ का इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी उस व्यक्ति को देगी तो उस पे वो टीडीएस काटेगी सर्टेन अमाउंट, सर्टेन परसेंट के अकॉर्डिंग, और उस पे टीडीएस काटने के बाद उसे गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। उसको जमा करने के लिए फॉर्म नंबर क्या होता है, जैसे कि आपको बताया फॉर्म नंबर होता है 27Q फॉर्म। ओके, इस तरह से बहुत सारे टीडीएस, टीसीएस, हाँ आपको इस तरह से हम आपको अपना व्यू बताएं कि भैया आप रिटर्न फाइल जो राइट टाइम है असेसमेंट ईयर 2020-21 का, वो है आफ्टर या नॉट बिफोर 15 जून, नॉट बिफोर 15 जून। 15 जून से पहले आप मत फाइल करें, 15 जून के बाद ही फाइल करें, क्योंकि ये सब जो हमारे टीडीएस, टीसीएस, इनकी लास्ट डेट ही है 31 मई 2021। अब 31 मई जब तक गवर्नमेंट एक्सटेंड नहीं करती तो 31 मई तक तो लास्ट डेट ही है। तो इन लोग खुद ही अपना रिटर्न फाइल करेंगे, तो आपका पेन नंबर में शो होने के लिए 26 ईयर्स में शो होने के लिए टाइम तो लगेगा ना, उसके लिए टाइम हो जाएगा। इसलिए आपको 15 जून से पहले इनकम टैक्स का रिटर्न असेसमेंट ईयर 20-21 असेसमेंट ईयर 21-22 का नहीं भरना चाहिए। ये हमारा ओपिनियन है। आगे आप लोग, हाँ आपको टीडीएस, जैसे कई बार टीडीएस वर्ड आया, टीसीएस आया, एडवांस टैक्स आया, इन सब के ड्यू डेट्स और इन सब के परसेंटेज और इनके लिए क्या क्या फॉलो करना पड़ता है लॉ, इसके लिए आप अगर चाहते हैं तो हम आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड